जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जुड़ जाइए सभी और क्लास के अंदर कमेंट कर दीजिए कि आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है। तो क्लास के स्टार्ट करेंगे। कमेंट कीजिए एक बार सभी। साजिया प्रवीण गुड क्लियर आ रही है। गुड इवनिंग सर। ऑल क्लियर। अंजू दक्ष। अच्छा, जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे इंस्टाग्राम पर। ठीक है। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डलती है, सबके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। प्रिया कौशिक गुड इवनिंग बहन। और एक मिनट मुझे रिफ्रेश करना होगा क्योंकि लवी जय हिंद भाई। जय हिंद बहन। और फिलो फॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के बैच अवेलेबल है, जिसके अंदर आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं VIK10। कूपन कोड क्या है? VIK10। तो आपको 10% ऑफ मिलता है फ्लो फॉर्म के हर बैच पर। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं VIK10 अपने किसी भी, अगर आपका कोई जानकार बैच परचेज करता है तो आप उसको ये कोड प्रेफर कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो उसको आज हमने शुरू किया है। सॉरी, आज हमारा एंड होगा और इंडस वैली सिविलाइजेशन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। परमदीप गुड इवनिंग बहन। लगभग सभी आ चुके हैं तो क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो सैंधव मूर्ति कला से लेकर होगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मूर्ति कला थी उससे हमें क्वेश्चन आज करने हैं। योगेंद्र सिंह गुड इवनिंग। चलो भाई, तो आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो मूर्ति कला से स्टार्ट होने वाला है। तो मूर्ति कला के अंदर हम बात करते हैं मूर्ति कला किस प्रकार से बनी हुई थी। तो अब लगभग सभी जुड़ चुके हैं। तो मूर्ति कला की अगर हम बात करते हैं, इसकी मूर्ति कला की अगर मैं बात करूं तो तीन प्रकार की मूर्ति हमें यहां से देखने को मिलती है। पहली धातु से निर्मित, जो मूर्तियां धातु से बनाई गई। दूसरी मिलती है परस्तर, यानी जो पत्थर से बनाई गई। फिर मिलती है मृण मूर्तियां। क्या मिलती है? मृण मूर्तियां आपकी मिलती है यहां से। ठीक है। धातु निर्मित जो मूर्ति थी वो मथुचिष्ट 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 पद्धति से बनाई जाती थी। मथुचिष्ट पद्धति होती क्या है कि धातु को पिघलाकर धातु को पिघलाकर सांचे में डालकर आकार देना। सांचे में
डालकर आकार देना। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यकी की मूर्ति, इसका क्या है? उदाहरण है मधुचिष्ट पद्धति का। क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यकी की मूर्ति जो कांसे की थी। कांसे की जो बनी हुई थी, इसकी खोज अर्नेस्ट मेक्के के द्वारा 1925 में की गई थी। अर्नेस्ट मेक्के के द्वारा खोज की गई थी। ये मेडिटेरियन मूल के थे। जो अर्नेस्ट मेक्के थे, कहां के थे? मेडिटेरियन मूल के थे। मेडिटेरियन मूल के निवासी थे। ठीक है, क्या थे? मेडिटेरियन मूल के निवासी थे। कालीबंगा से प्राप्त जुड़वा पैरों वाले बैल की मूर्ति। हमें कालीबंगा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो जुड़वा पैरों वाले बैल की मूर्ति, तो वो भी किसका उदाहरण है? धातु की मूर्ति का उदाहरण है। चनुंदड़ो से हमें कांसे की बैलगाड़ी मिली है। चनुंदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी मिली है। क्या मिली है? कांसे की बैलगाड़ी मिली है चनुंदड़ो से हमें। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है? कमेंट कीजिए एक बार, समझ में आ गया? ठीक है। तो और हमें धातु की जो मूर्तियां वो कहां से मिलती है? लोथल से हमें देखने को मिलती है। लोथल से हमें कुत्ते एवं बैल की मूर्ति मिलती है। बैल की मूर्ति मिलती है। ठीक है। हड़प्पा से हमें प्राप्त ताम्र निर्मित पुरुष की मूर्ति, किसकी? पुरुष की मूर्ति, नृतक की। ठीक है, ताम्र निर्मित ठोस ये जो मूर्तियां थी, जो धातु से बनी मूर्तियां, धातु से बनी मूर्ति ठोस थी, ठोस होती थी, ठोस होती थी। ठीक है। आइडल मेड ऑफ मेटल, इट इज मेड बाय मेथिस मेथड। मेथिस मेथड क्या होता है? कि जो भी हमें मेटल मिला उसको हमने मेल्ट कर लिया, और मेल्ट करके जो भी इसका सांचा था, जो भी इसका स्ट्रक्चर था, हमने उसके अंदर डाल दिया, और उससे उसकी क्या बना दी? एक मूर्ति बना दी, एक आइडल उससे बना दिया। एग्जाम्पल के लिए स्टैचू ऑफ ए डांसर फ्रॉम मोहनजोदारो, स्टैचू ऑफ ट्विन लेग बुल फ्रॉम कालीबंगा, ब्रॉन्ज मेल फिगर फ्रॉम हड़प्पा। लोथल से हमें एक डॉग की और एक ऑक्स की क्या मिलती है? मूर्ति हमें देखने को मिलती है। अब आ जाती है दूसरी विधि जो थी प्रस्तर विधि। प्रस्तर विधि में सेलखड़ी एवं पत्थर से बनी होती थी। 12 प्रस्तर मूर्तियां हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। योगी की प्रस्तर मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। ठीक है। योगी की जो मूर्ति है वो हमें कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। योगी की जो मूर्ति है वो जो मोहनजोदड़ो से मिली है, उसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो साइज कितना है उसका? 19 सेंटीमीटर की। 19 सेंटीमीटर की मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखो, मूछे इसकी कैसे नजर आ रही है? मूछे इसकी साफ नजर आ रही है। ठीक है, साफ है। दाढ़ी को संवारा गया है, बिल्कुल देखो अच्छे ढंग से खत किया गया है ना? बिल्कुल डिजाइन है ना खत का। ठीक है। तीन पतियों वाले शॉल, तीन पतियों वाली छाप वाली शॉल ओढ़े हुए, नेत्र अध खुले हैं। नेत्र कैसे हैं? अध खुले हैं। और दृष्टि कैसी है? नासागर है, यानी नास की तरफ जो नाक हमारी है
उसकी तरफ देख रहे हैं। होठ जो है मोटे हैं, होठ मोटे और नाक मध्यम है। गर्दन मोटी और माथा छोटा तथा ढलवाकृति का है। कैसा है माथा? छोटा तथा ढलवाकृति का है। क्लियर समझ में आया? देखो साइज हमने कर लिया, मूछें साफ है, मूछें साफ, दाढ़ी सवारी हुई, सवारी हुई है। तिपतिया सोल ओढ़े हुए है, तिपतिया शोल ओढ़े हुए हैं। बायां कंधा, बायां कंधा ढका हुआ, दायां कंधा खुला है। नेत्र कैसे है? नेत्र अध खुले हैं, नेत्र अध खुले हैं। और दृष्टि कैसी है? नासागर है, दृष्टि नासागर है। यानी दृष्टि क्या है कि जो देखने की स्थिति है, अब अपनी आंखें आधी बंद करके देखो। आप कहां पर देखोगे? तो अपनी नाक को देखोगे। किसको देखोगे? तो आप अपनी नाक को देखते, जब अपनी आधे आंखें बंद करके देखोगे ना, तो अपनी नाक आपको दिखाई देगी। तो मैं क्या उसकी दृष्टि कैसी है? नासागर है। होठ कैसे हैं? होठ मोटे हैं। नाक मध्यम, नाक जो है मध्यम है, ना तो मोटी है और ना ही ज्यादा छोटी है। ठीक। गर्दन कैसी है? गर्दन देखो, गर्दन मोटी दिखाई दे रही है ना? गर्दन कैसी है? मोटी है। माथा कैसा है? छोटा माथा है और ढलवा करती का है, एक प्रकार की ढाल यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये जितनी सब्जी समझ में आ गई। स्टोन आइडल्स, इट इज मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड स्टोन। 12 stone idols have been found at Mohenjo-daro. We have got the idol of Yogi from Mohenjo-daro. कमेंट कीजिए। यस, आगे चलते हैं। आगे जो स्थिति आ जाती है मृण मूर्ति की होती है। विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी से बनी होती है, मानव व पशु पक्षी की बनी होती है। मानव की जो मूर्ति होती है, इसमें मृण मूर्ति की अगर मैं बात करूं, दो प्रकार की बनी होती है। एक तो मानव की है और एक पशु पक्षी की है। पशु पक्षी की में देखेंगे। मानव की जो मूर्तियां वो ठोस बनी है और ये खोखली है, खोखली है। सबसे ज्यादा किन की मूर्ति है? पशु पक्षियों की। सबसे ज्यादा पशु पक्षियों की है। विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी से बनाई जाती है और क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था चूने के रूप में, ठीक है, और इसको मिट्टी में मिलाया गया। जब इसको तपाया गया तो ये एक चमकदार वस्तु बनकर, चमकदार रूप लेकर उभरा, ठीक है, जिससे उसमें रंग कच्चे शीशे जैसा होता है। जिससे उसका रंग कैसा हो जाता था? जब इसे तपाया जाता था, तपाया जाता था तो इसका रंग कांच जैसा या कच्चे शीशे जैसा, कच्चे शीशे जैसा हो जाता था। क्लियर है? मूर्तियों के अंदर कोई किसी को डाउट किसी प्रकार का?
टेराकोटा स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास वाज मेड ऑफ ए क्ले, इट वाज मेड ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसी प्रकार देखो मृत भांडों को हमने पढ़ा था, तो एक बर्तन होते थे फ्यांस के बर्तन, इनका प्रयोग इत्र रखने के लिए किया जाता था, इत्र रखने के लिए किया जाता था। वो कहते हैं कि कीमती वस्तुओं को रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था, तो इत्र उसमें कीमती तरल पदार्थों में आ रहता है, तो इत्र रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। फ्यांस किससे बनता था? चूने प्लस एक मिनट, बालू प्लस गोंद से, ठीक है, बालू प्लस गोंद से बनता था, और इससे एक फ्यांस के बर्तन बनाए जाते थे। बालू प्लस गोंद से क्या बनता है? फ्यांस बनता है। इससे बनाकर बर्तन आग में तपाया जाता था, जिससे वो चमकदार होकर उत्पन्न होते थे, चमकदार वो भी बर्तन थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं चूने पत्थर से निर्मित मूर्तियों के बारे में। अन्य मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं, तो चूना पत्थर से निर्मित से प्राप्त होता है एक अन्य सर मोहनजोदड़ो से। देखो, एक अन्य सर हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, जो चूने पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, जिसे फीते से बांधा गया है। इसके केस, जो ये सर है, इस सर के हमें इसके केस मतलब बाल लहरदार हैं, जिसे फीते से बांधा गया है। ऊपरी होठ की मूछें साफ। मेड ऑफ लाइमस्टोन, अनदर हेड इज फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। मोहनजोदड़ो से अलाबास्टर पत्थर के एक बैठे हुए आदमी की मूर्ति मिली है, ठीक है। यह मूर्ति कमर में पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है। यह मूर्ति कमर में पारदर्शी मतलब आर पार दिखने वाले, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए, ठीक है। बाईं भुजा ढकते हुए दाईं भुजा से होता हुआ पारदर्शी शोल है ये। स्टैचू ऑफ सीट्स मैन मेड ऑफ अलाबास्टर स्टोन हैज बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो। और क्या मिलता है? एक 42 सेंटीमीटर की उकड़ू बैठे व्यक्ति की मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति भी किससे बनी है? अलाबास्टर से बनी है, अलाबास्टर से बनी है। भुजाएं जो हैं, भुजाएं दाहिने घुटने पर टिकी हुई है। स्कर्ट जैसा वस्त्र पहना है। क्लियर है? कमेंट कीजिए। चलिए, हड़प्पा से हमें योगी की प्रतिमा मिलती है, प्राप्त होती है। हड़प्पा से हमें नृत्यरत अवस्था में
पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये काले काले सलेटी पत्थर का है। ठीक है, नटराज की मूर्ति, यहां पर नटराज शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति, इसे जॉन मार्शल ने माना है। इसने जॉन मार्शल ने कहा है। हड़प्पा शैली में लाल पत्थर निर्मित पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे जैन मुनि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रमुख मृण मूर्ति, प्रमुख मृण मूर्तियों में अगर मैं गणना करूं तो कुछ अन्य मूर्तियां भी हैं, जैसे अनाज के दाने कुतरती गिलहरी की मूर्ति, गिलहरी की मूर्ति, लिपट कर बैठे बंदरों की मूर्ति, बंदरों की मूर्ति, बनावली से फल का मॉडल, बनावली से फल का मॉडल, ये भी किसका उदाहरण है? मृण मूर्तियों का उदाहरण है। अब जो आपका मूर्तियों से संबंधित क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा, और यहां तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। नो डाउट। तो अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता के पतन के लेकर क्या है, विवादास्पद है। कोई ठोस मत प्राप्त नहीं है। आर्यों का आक्रमण किसने माना है? एम व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और पिंगट महोदय ने। पिंगट महोदय ने इंद्र को दोषी माना है, इंद्र को दोषी माना है। ठीक है, पिंगट महोदय ने किसको दोषी माना है? इंद्र को दोषी माना है। एम व्हीलर हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए, इन्होंने क्या कहा कि आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ है, इस सभ्यता का विनाश हुआ है। फिर आ जाते हैं जलवायु परिवर्तन, कि जलवायु का परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन से ये सर्वाइव नहीं कर पाए और इस सभ्यता के लोगों की डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। अमलानंद घोष ये बात कहते हैं, फेयर सर्विस ने ये बात कही, आर्लस्टाइन ने इस मत को माना है, और सर्वप्रथम मत जो दिया था जलवायु परिवर्तन का, वो आर्लस्टाइन के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम मत दिया गया था, सर्वप्रथम मत दिया गया था। बाढ़ या प्राकृतिक आपदा, एसआर राव, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेक्के। अर्नेस्ट मेक्के ने भी ये बात मानी है। सभ्यता के और भूकंप, राइट्स ने क्या माना है? भूकंप। सभ्यता की निरंतरता समाप्त हो गई, मलिक पैलेस ने माना है। यानी सभ्यता की जो निरंतरता है, यानी लोगों ने संभाल कर नहीं रखा। ठीक है, तो सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया।
आग द्वारा नष्ट हो गई, ये बात किसने कही थी? डीडी कोसाम्बी ने। शुष्कता एवं गग्गर नदी का सूखना, ये किसने कहा? डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष। घोष जी ने बात कही, ठीक है, कि शुष्कता यानी सूखा पड़ा और गग्गर नदी की यहां पर सूख गई थी, तो जिसके कारण डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष ने क्या माना है कि इस सभ्यता का पतन हो गया। आगे चलते हैं। इन्वेशन ऑफ आर्यंस किसने माना? एम वहीलर, गार्डन चाइल्ड और पिंगेट मोदिया। पिंगेट मोदिया ने किसको दोषी माना है? इंद्र को दोषी माना है। क्लाइमेट चेंज हुई, अमलानंद घोष और फेयर सर्विस और आर्लस्टाइन। फर्स्ट जो ये सिद्धांत दिया था, फर्स्ट जो ये कोर्स दिए थे, तो ये क्लाइमेट चेंज का जो दिया था वो आर्लस्टाइन ने दिया था। फ्लड और नेचुरल डिजास्टर की बाढ़ या प्राकृतिक आपदाई, एस राव ने माना है, जॉन मार्शल ने माना है और अर्नेस्ट मेकी ने माना है। द कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन हैज एंडेड, मलिक पैलेस। मलिक पैलेस कहते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन थी, इसकी जो कंटिन्यूटी थी वो एंड हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया? सभ्यता का डिक्लाइन हो गया। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डीडी कोशाम्बी कहते हैं कि आग ने इसको विनाश कर दिया था। मलेरिया या फिर मलेरिया या महामारी? महामारी। यू आर कनेडी, यू आर कनेडी ने माना है। यू आर कनेडी ने क्या माना है? इससे मलेरिया या फिर महामारी। अदृश्य गाज या रासायनिक विस्फोट, किसने माना है? एम दिमित्रेव ने माना है, मित्रेव ने माना है, एम दिमित्रेव ने माना है। प्रशासनिक स्थिरता, जॉन मार्शल ने माना है। प्रशासनिक स्थिरता, जॉन मार्शल ने इसे माना है, ठीक है। व्यापारिक गतिरोध, व्यापारिक गतिरोध, किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर व्यापारिक गतिरोध होगा? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता किसके ऊपर डिपेंड थी? व्यापार के ऊपर डिपेंड थी, तो व्यापारिक गतिरोध हो गया, व्यापार की जो गति थी उसके अंदर रोध हुआ, रुकावट आई, तो ये बात कही है डब्ल्यू एफ अल्बर्टाई ने, अल्ब्राइट, अल्ब्राइट के द्वारा यह बात कही गई। परिस्थितिक असंतुलन, परिस्थितिक असंतुलन, एफ सर्विस ने बात कही, एफ सर्विस ने बात कही। सुशीकरण, सुशीकरण, एम आर मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल ने बात कही। पतन के अंदर किसी को कोई डाउट? कोई चीज पतन के अंदर जो समझ में ना आई हो? तो अच्छे से क्लियर हो गया? यस। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में प्राक हड़प्पा पढ़ा, प्राक के बाद परिपक्व, प्राक हो गया, परिपक्व हो गया, रहता क्या? उत्तर हड़प्पा।
उत्तर हड़प्पा हमारा रहता है। तो अब हम किसको स्टार्ट करेंगे? तो उत्तर हड़प्पा को अब हम स्टार्ट करेंगे। पतन के कारण हमने देख लिए, ठीक है। तो अब शुरू होगा उत्तर हड़प्पा काल हमारा। क्या शुरू होगा? उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा काल में उत्तरवर्ती स्थल ताम्र पाषाणिक माने जाते हैं, यानी हड़प्पा के जो उत्तर, यानी हड़प्पा के उत्तरवर्ती जो स्थल है, ठीक है, वो ताम्र पाषाणिक माने जाते हैं, यानी तांबे का भी और वहां पर पाषाणों का भी प्रयोग होना शुरू था। नागरिकोत्तर अवस्था को उप सिंधु या उत्तर सिंधु संस्कृति कहा जाता है। ठीक है। और ताम्र पाषाणिक सभ्यता के अंदर जो प्रमुख स्थल है, एक तो रंगपुर आ जाता है। रंगपुर जो था वो शहरी था। प्रभास प्रभास पाटन ये ग्रामीण था। ठीक है। द लेटर साइट आर कंसिडर्ड टू बी चैकोलिथिक। द पोस्ट सिविलाइजेशन फेज इज कॉल्ड उप सिंधु और नॉर्थ इंडस कल्चर। उत्तर हड़प्पा काल की पकाई गई ईंटों का साक्ष्य भगवानपुरा से मिला है। भगवानपुरा है कहां पर? भगवानपुरा हरियाणा के अंदर है, कुरुक्षेत्र के पास। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास, के आर हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास है भगवानपुरा। सवात घाटी उत्तर हड़प्पा का उत्तरी छोर मानी जाती है। काला धूसर ओपदार मृत भांड यहाँ के क्या थे? प्रयोग किए जाते थे। नोट डाल के एक बात लिख लेना, उत्तर हड़प्पा काल के अंदर रागी कहीं से भी नहीं मिलती। रागी के साक्ष्य नहीं मिलते। कपास लगभग सभी स्थलों से प्राप्त होती है। सभी स्थलों से प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। क्लियर? एविडेंस ऑफ ब्रंट ब्रिक्स नॉर्थ हड़प्पन पीरियड हैज बीन फाउंड फ्रॉम भगवानपुरा कुरुक्षेत्र के अंदर। द स्वात वैली इज कंसिडर्ड द नॉर्थन एंड ऑफ द नॉर्थ हड़प्पा। ब्लैक ग्रे ओपदार पोइट्री वाज यूज्ड। जो ब्लैक ग्रे वेयर थी वहां पर यह यूज किया जा रहा था उत्तर हड़प्पा काल के अंदर। अब हमने बात की थी कि कब्रिस्तान मिला था। कब्रिस्तान एच संस्कृति जिसे नाम दिया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने हड़प्पा से देखा था और वहीं से हमें कब्रिस्तान 37 मिला है। तो कब्रिस्तान संस्कृति की अब हम चर्चा करते हैं। कब्रिस्तान संस्कृति का जो समय माना जाता है 1750 से लेकर 1400 बीसी माना जाता है। 1400 बीसी माना जाता है। कब्रिस्तान एच संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के बाद एक नई संस्कृति का उदय हुआ। यहां से द्विस्तरीय कब्रिस्तान के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? द्विस्तरीय अवशेष कब्रिस्तान के हमें देखने को मिलते हैं। नामकरण की अगर मैं बात करूं तो इसका नामकरण किसने किया है? इसका नामकरण माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया है। वत्स के द्वारा किया गया है। खोज 1934 में की गई थी। खोज 1934 में की गई थी। पाकिस्तान के पुरातत्वविद, पाकिस्तान के पुरातत्वविद इसे क्या कहते हैं? समाधि संस्कृति कहते हैं। समाधि संस्कृति कहते हैं। और भारत के पुरातत्वविद इसे क्या कहते हैं? भारत के पुरातत्वविद इसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद इसे क्या कहते हैं? इसे उप सिंधु सभ्यता, उप सिंधु सभ्यता या फिर उत्तर हड़प्पा संस्कृति, उत्तर हड़प्पा संस्कृति इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत के पुरातत्वविद इसे क्या कहते हैं? उप सिंधु सभ्यता या फिर उत्तर हड़प्पा संस्कृति। पाकिस्तान के क्या कहते हैं? पुरातत्वविद समाधि संस्कृति से कहते हैं। पाकिस्तान के पुरातत्वविद से क्या कहते हैं? समाधि संस्कृति कहते हैं। नामकरण माधव स्वरूप वत्स, खोज 1934 में। ठीक है। यहां से कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं और दोनों के काल में न्यूनतम अंतर है। ठीक है। कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं और दोनों के काल में
न्यूनतम अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। Symmetry as culture after the decline of the Harappa civilization, a new culture immigrated the remains to level symmetry or obtained from here. अब यहां से और क्या मिलता है, इसके निचले स्तर से, जो निचला स्तर है, ठीक है, निचले स्तर के अंदर शवों को लिटाया कैसे गया था, दो स्तर हमें देखने को मिलते हैं और दोनों के अंदर न्यूनतम हमें देखने को अंतर देखने को मिलता है। तो निचला स्तर की अगर मैं बात करूं, निचला स्तर क्या था, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम शवों को लिटाया गया था, शवों को लिटाया गया था, लिटाया गया था। भोजन सामग्री, भोजन सामग्री, मिट्टी के बर्तन, प्राप्त होते हैं, आभूषण प्राप्त होते हैं। क्लियर है? कमेंट कीजिए। एच कब्रिस्तान संस्कृति के जो निचला स्तर है उससे हमें क्या मिलता है, जो शव यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, उत्तर पश्चिम पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में दफनाए गए थे। भोजन सामग्री उनके साथ देखने को मिलती है, मिट्टी के बर्तन उनके साथ देखने को मिलते हैं, आभूषण हमें उनके साथ देखने को मिलते हैं। चलिए, ऐसे ही आता है आपका ऊपरी स्थल, आंशिक रूप से शवों का साक्ष्य मिलता है, आंशिक रूप से स्वोत्संगी के साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी के पक्के चमकीले लाल रंग के पात्र में हड्डियों को दफनाने और उन पर चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है, चित्रकारी का साक्ष्य मिलता है। ये चित्रकारी किनकी है, पशु पक्षियों की है, मोर, मछली और बकरी, इनकी ये चित्रकारी देखने को मिलती है। क्लियर है? कमेंट कीजिए, क्लियर है? ऑल क्लियर। चलो, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर किसी को कोई डाउट? देखो, जो हमने 20 लाख बीसी से समय शुरू किया था, वो अब हम 1500 बीसी तक आ चुके हैं। ठीक है, इतना एरिया मैंने आपको पढ़ा दिया है। 1500 बीसी के अंदर अब आपका वैदिक काल शुरू हो जाएगा, वैदिक काल शुरू हो जाएगा। इसके अंदर हम आर्य संस्कृति भी नाम इसको दिया जाता है। वैदिक काल को फिर आगे दो भागों में बांटेंगे, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल
1000 से लेकर 600 बीसी तक का रहेगा। 600 बीसी के अंदर क्या आ जाएंगे, उसमें 16 महाजनपद आ जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, दूसरे नगरीकरण कहेंगे। प्रथम नगरीकरण क्या है, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नगरीकरण क्या है, 16 महाजनपद। नो डाउट। तो क्वेश्चन पुट करें। यस, तो कमेंट करके मुझे बताइए, सिंधु लिपि में, सिंधु लिपि को सबसे पहले पढ़ने का दावा किसने किया। मैंने खोज नहीं कही है, मैंने कहा कि पढ़ने का दावा किसने किया, कि सिंधु लिपि को मैंने पढ़ लिया। अलेक्जेंडर कनिंघम के पास 1853 के अंदर एक मोहर मिली थी, जिसने उसका अंकन मिला था बैल का, लेकिन उसने उसको कुबड़ न होने के कारण उसको क्या कहा, विदेशी बैल, विदेशी मोहर समझा, उसे कोई महत्व नहीं दिया। मैंने ये क्वेश्चन पुट ही नहीं किया। ए एल वाडल, बिल्कुल अंजू दक्ष का आया राइट आंसर, ए एल वाडल ने, ए एल वाडल के द्वारा सबसे पहले दावा किया गया था कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ लिया। इसको क्या कहा जाता है, इसे बुस्त्रो फैदन कहा जाता है, बुस्त्रो फैदन इसे कहा जाता है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, बिल्कुल संस्कृत भाषा कहा था। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, क्या कहा जाता है मेसोपोटामिया की लिपि को। कमेंट कीजिए। क्यूनिफॉर्म, न्यूफॉर्म नहीं है, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म इसे कहा गया। बिल्कुल किलाक्षर लिपि थी, क्यूनिफॉर्म इसे कहा गया था। वेरी गुड साजिद प्रमाण, लवी ठाकुर दोनों ही गुड। क्यूनिफॉर्म गुड, किलाक्षर लिपि थी, किलाक्षर, ठीक है। अब मुझे बताइए, मृदभांड पर सूती कपड़े में लिपटा चांदी का उस्तरा, चांदी का उस्तरा कहां से प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है, कमेंट कीजिए।
नहीं, मोहनजोदाड़ो नहीं है। एक क्वेश्चन और है। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे 12 सिंगा के अंकन वाला मृदभांड, बिल्कुल कालीबंगा। लवी, ये लवी ठाकुर और अंजू दक्ष का गुड था। परमदीप का भी गुड, कालीबंगा, साजिया प्रवीण गुड, आप सभी का गुड मृदभांड था। अब बताना कि पेड़ के नीचे 12 सिंगा के अंकन वाला मृदभांड कहां से मिला है, कहां से मिला है। लोथल, गुड। लवी ठाकुर, गुड, लोथल से मिला है। लकड़ी की लकड़ी की ओखली या फिर ओखली का साक्ष्य, ओखली का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, कहां पर प्रत्येक घर में कुआं मिला है। इनका ही बताना है। ओखली का साक्ष्य कहां से मिला है और कहां पर प्रत्येक घर में कुआं प्राप्त हुआ है। कुआं मोहनजोदारो, बिल्कुल लवी ठाकुर, गुड। बिल्कुल परमदीप, गुड, कुआं मोहनजोदारो से। और ओखली का साक्ष्य कहां से मिलता है, ओखली। ओखली लोथल से नहीं मिलेगी भाई, नहीं नहीं, लोथल से नहीं मिलेगी। ओखली का साक्ष्य जो रहेगा आपका हड़प्पा से रहेगा। कहां से रहेगा, हड़प्पा से ओखली का साक्ष्य रहेगा। मातृदेवी की मूर्ति को, मातृदेवी की मूर्ति को ओखली में डालकर पीस देंगे, फिर उसको ताबूत में बंद कर देंगे और ऊपर कैसा निशान डाल देंगे, स्वास्तिक का निशान डाल देंगे। स्वास्तिक का निशान, ताबूत, ओखली, मातृदेवी की मूर्ति कहां से मिलती है, हड़प्पा से मिलती है। स्वास्तिक चिन्ह क्या है, हिंदू मैथोलॉजी के अंदर धार्मिक चिन्ह है। तो धार्मिक काम काजों में हम किसका प्रयोग करते हैं, हाथी शुभ माना जाता है। तो हाथी क्या हो जाएगा, हाथी के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से मिल जाएंगे आधुनिक खोजों के आधार पर। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। किस स्थान से चूड़ियों के साक्ष्य नहीं मिलते। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चनुंदड़ो। कहां से नहीं मिलते, जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी। बी परमदीप।
ठीक है, चनुंदड़ों से नहीं मिलते भाई, कालीबंगा से मिले। क्लास आपको कैसी लगी? बिल्कुल अंजू दक्ष का अरे चनुंदड़ों से तो हाँ, चनुंदड़ों से नहीं मिलते, बिल्कुल कालीबंगा से मिलते हैं। तो साजिया प्रवीण का, लवी ठाकुर का, सबका राइट आंसर है। बिल्कुल परमदीप, काले रंग की चूड़ियां गग्गर या हाकरा या फिर सरस्वती नदी के किनारे है। बीबी लाल ने खोज की थी, गुड। यहाँ पर एक पल्ले का दरवाजा मिलता है, दीनहीन की बस्ती का जाता है, सार्वजनिक नाली का अभाव है, जो नगर है उसका पश्चिमी जो दुर्ग है वो खुद दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी, और अभी तक किसी भी क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका डाउट सेशन ले लिया जाएगा, अगर आप कहते हो तो संडे को भी ले लिया जाएगा, अगर आपका कमेंट आता है तो उसके हिसाब से। थैंक यू साजिद प्रवीण। लवी ठाकुर, आज की क्लास बहुत अच्छी थी सर, थैंक यू भाई। योगेंद्र सिंह, गुड, थैंक यू भाई। आज की क्लास वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दी प्रिया कौशिक, नाइस क्लास भाई, थैंक यू भाई। रिवीजन भी हो गया, वेरी नाइस सर, क्वेश्चन से क्लास में भी एक्टिव रहते हैं सर, बिल्कुल अंजू, क्वेश्चन से एक्टिव रहते हैं। और आगे जब अब जो शुरुआत होगी आपकी वैदिक सभ्यता, हम डेली उसके अंदर क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, जो हमने पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन उसको रिपीट करेंगे। मतलब वैदिक सभ्यता जब मैं स्टार्ट कराऊंगा तो उससे अगले दिन, उससे पीछे जो मैंने करवाया है उससे क्वेश्चन पुट होंगे डेली। 5 क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन के आधार पर हम डेली क्लास के अंदर देखेंगे कि सबसे ज्यादा राइट आंसर किसने किया है। हाँ बिल्कुल साची। और ये 5 क्वेश्चन पूछने का काम क्लास के स्टार्टिंग में होगा, ये एंड में करें, एंड में कर लेते हैं 5 क्वेश्चन एंड में। एंड में कर दे। जी बिल्कुल परमदीप बहन, पीवाईक्यू भी लेके आएंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं अंजू, अभी इस शादी को एंजॉय करो, ठीक है, अच्छे से, उसको मिस मत करना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता, शादियां बहुत कम ही होती हैं हरियाणा में तो। ठीक है, तो एंजॉय करो शादी को, और 1-2 दिन बाद फिर अपनी दोबारा से रूटीन को स्टार्ट कर लेना। चलो, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।